गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। रोलिस थ्योरम जो था हम लोग पढ़ा रहे थे, और रोल्स थ्योरम में हम लोगों ने फिगर से भी और सवालों से भी सब एग्जाम्पल से मामलात को जो था समझा था। रोल्स थ्योरम में मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट बताया था कि किन्हीं भी दो पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन वैनिश करता है तो उसके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ऐसा ज़रूर पाया जाएगा जिसके ऊपर उसका डेरिवेटिव जो है वो वैनिश कर जाएगा। इसकी कॉन्टिन्यूटी में आप लोग रोलिस थ्योरम देखिएगा। आज हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। तो रोलिस थ्योरम में सिचुएशन क्या थी कि हमने बताया था कि अगर ए और बी के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा। पीछे की थ्योरम आप ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और उसके बाद में एफ ए और एफ बी बराबर होगा, तो सच दैट एफ डैश सी बराबर यहाँ के ऊपर 0 और सी फिर एक ऐसा पॉइंट होगा जो ए और बी के बीच में लाई करेगा। बहुत आराम से मेरी बात को आप समझ लें। इसके पीछे भी हमने चीज़ों को आपको बता दिया है। ये एक सवाल मैंने जो था वो रोलिस थ्योरम के ऊपर छूट गया था। हो सकता है कॉन्टिन्यूटी जब आप पूरी देखेंगे रोलिस थ्योरम को, मीन वैल्यू थ्योरम को, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आपको मिलेंगी। और वो प्रॉब्लम मीन वैल्यू थ्योरम इसके बाद में मैं तुरंत पढ़ाता हूँ कि रोलिस थ्योरम से कंटिन्यू करते हुए इस चीज़ को देखिएगा कि कह रहा है कि डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर, ये देखिए ये दे रखा है। हो सकता है कि बच्चे इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो ना डील कर पाएँ। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ के ऊपर ये 1 और 3 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स, और यहाँ के ऊपर इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन दे रखा है एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 1, और यहाँ पर दे रखा है x ग्रेटर देन 1 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 2। आप देख लें, मैंने आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी में ये बात पढ़ाई थी कि हमेशा ये इसका टर्निंग पॉइंट होता है। यानी जब भी हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी वगैरह देखेंगे या डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे तो हमेशा इन टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे जहाँ से इंटरवल ख़त्म होगा और उसी के बाद से फिर इंटरवल जो है वो शुरू होगा। इसका मतलब ये है, मैंने आपको ये बात बताई थी जब आप पीछे की क्लिप देखेंगे रोलिस थ्योरम में, कि फंक्शन जो है वो हमेशा, देखिए क्या इंटरवल दे रखा है, 0 से 2 के बीच में दे रखा है इंटरवल। क्या ये दे रखा है, आप लोग गौर कर लें कि हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से यहाँ के ऊपर 2 के बीच में, 0 ये है और 2 ये है। तो 0 से 2 के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। चूँकि हमारा जो ये पॉलिनोमियल का जो फंक्शन का पीस है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, और ये 3 माइनस एक्स जो है ये लीनियर फंक्शन है। तो जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। जो ज़रा सी भी मैथमेटिक्स की समझ रखते हो मेरी बात को समझ रहे होंगे, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और इंटरवल 0 से 2 के बीच में है। तो फंक्शन जो पॉलिनोमियल होते हैं ये थ्रू आउट इनका डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर होता है, और हर फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। तो 0 से 1 के बीच में ये कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। इसी तरीके से ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये थ्रू आउट द इंटरवल कॉन्टिन्यूअस होगा, इसलिए 1 और 2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ के ऊपर मिल जाएगा, सारे बच्चे देखेंगे कि फंक्शन इज यहाँ के ऊपर कॉन्टिन्यूअस। पूरा फंक्शन क्या हो गया, यहाँ के ऊपर ये फंक्शन हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पीस और 3 माइनस एक्स जो है वो दूसरा पीस। ये थ्रू आउट द रियल नंबर लाइन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इन पीसेस में भी, इन इंटरवल्स में भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 कॉमा यहाँ के ऊपर ये 2। इसके बाद में दूसरा यहाँ के ऊपर ये पॉइंट होगा कि हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। इसीलिए मैंने इस सवाल को यहाँ के ऊपर लगाया था कि कैसे आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ के ऊपर हमने आपको डिफरेंशिएबिलिटी में ये फार्मूला पढ़ाया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर यहाँ के ऊपर लिमिट एक्स टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर x1, और यहाँ पर माइनस लगा देंगे, x लेस देन x1 लिख देंगे, और यहाँ के ऊपर लिख देंगे एफ एक्स माइनस fx1 अपान x माइनस यहाँ के ऊपर x1।
ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। इसके बाद में यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू, देखिए ये टर्निंग है 1, तो x टेंडिंग टू 1 और 1 पर माइनस लगा देंगे और लिख देंगे x लेस देन 1, और x लेस देन पर जो फंक्शन होगा ये वाला लिया जाएगा, क्योंकि x लेस देन 1 यहाँ है, तो हमारा जो फंक्शन लिया जाएगा वो लिखा जाएगा यहाँ के पर x² प्लस 1 लेस देन 1 पर ये फंक्शन हुआ, और माइनस x1 वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन चेक कर रहे हैं, तो हमारे पास में यहाँ के पर ये f1 होगा क्योंकि हम लोग 1 पर चेक कर रहे हैं, और अपान x माइनस x1 होगा, ये आ जाएगा x माइनस 1। इसके बाद में वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के पर 1 माइनस x लेस देन यहाँ के पर 1, और ये वैल्यू हो जाएगी x² प्लस 1 और माइनस, यानी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 1, x बराबर 1 ये है, देखिए ये इक्वल का निशान लगा हुआ है, x बराबर 1 पर हमारे पास में यहाँ के पर क्या दे रखा है, देखिए ये वाला फंक्शन लिया जाएगा और यहाँ 1 रखा जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ के पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 1, और अपॉन यहाँ के पर आ जाएगा x माइनस यहाँ के पर 1। आप लोग देखते रहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के पर 1 माइनस x लेस देन 1। देखिए हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर x² माइनस 1 और अपॉन x माइनस यहाँ के ऊपर 1, x² होगा, और ये देखिए माइनस 2 प्लस 1 है, तो x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 1 पर माइनस लगेगा x लेस देन 1, इसके फैक्टर x माइनस 1 x प्लस 1 हो जाएंगे, और x माइनस 1 इससे कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास में बचेगा यहाँ के ऊपर x प्लस 1। x माइनस 1 फैक्टर करने के बाद ये काट दिया गया, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत आपको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है कि हमेशा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा। जब हम लोग यहाँ के पर राइट हैंड डेरिवेटिव बच्चों निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर प्लस लग जाएगा और x ग्रेटर देन 1, और फार्मूला यही इस्तेमाल होगा fx, x ग्रेटर देन अगर 1 है तो fx की वैल्यू 3 माइनस x हो जाएगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा देखो 3 माइनस x, और माइनस के यहाँ के पर f1 होगा, और अपान x माइनस यहाँ के पर x1, सब कुछ वैसे ही रहेगा। fx रख दिया गया, f1 रख दिया गया, x माइनस 1 पर देख रहे हैं तो x माइनस 1 कर दिया गया। इसके बाद में राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा, देख लें हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर प्लस लगा दिया गया, और ये 3 माइनस x लिख दिया गया माइनस, और f1 की वैल्यू x बराबर 1 यहाँ से लिया जाएगा, तो 1 यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ये आ जाएगा यहाँ के पर ये 2, और अपॉन यहाँ के पर आ जाएगा x माइनस 1, ये देखिए x माइनस 1, ये 2 यहाँ पर भी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने ये 2 निकाली है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर प्लस लगा दीजिए और x ग्रेटर देन 1, और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 1 माइनस x, 3 माइनस 2 1 माइनस यहाँ के ऊपर x, और अपान यहाँ के ऊपर x माइनस 1 आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, तो बराबर ये वैल्यू बच जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर प्लस लगाइए और ये रख दीजिए यहाँ के ऊपर ये माइनस 1, तो लिमिटिंग वैल्यू कांस्टेंट पर आपको पता है कि माइनस 1 मिलेगी। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 मिला और राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 मिला, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो बराबर नहीं आया। तो सवाल में क्या कह रहा था कि डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉलिस थ्योरम। हमने जान के आपको ये सवाल लगा दिया कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम कहीं पर आए, सीबीएसई बोर्ड में इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है। सब बातें मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दी हैं। फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना भी ज़रूरी है और फंक्शन का ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना भी ज़रूरी है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आया तो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, देयरफॉर द सेकंड पॉइंट ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, सो द रॉलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। पूरी बात आप लोगों ने सुन ली। डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब रॉल्स थ्योरम का सेकंड पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए रॉल्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल यहाँ के ऊपर नहीं होगी। अब आइए इसके बाद में हम लोगों की जो हेडिंग है वो है यहाँ के ऊपर मीन वैली थ्योरम। देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर रॉल्स थ्योरम क्या पढ़ी है। रॉल्स थ्योरम हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये पढ़ी है कि अगर कोई भी 2 पॉइंट पर कोई फंक्शन वैनिश कर रहा है
तो उसके बीच में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर पाया जाएगा जिस पर डेरिवेटिव वैनिश करेगा, यानी जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अब आप मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट सुनिए। मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि ये हमारे पास में यहाँ के पर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसमें ये कहता ये है कि अगर कोई पॉइंट, ये देखिए यहाँ के पर ये कर्व है ये हमारे पास में यहाँ के पर ये कर्व है। ये कर्व जो है यहाँ पर ये ओरिजिन दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस दिया हुआ है और ये दिया रखा है यहाँ के पर ये एक्स एक्सिस। ये पॉइंट जो है यहाँ के पर ये यहाँ के पर ए दे रखा है और ये जो पॉइंट यहाँ के पर ये दे रखा है ये बी दे रखा है, ये कर्व है। कहता ये है कि अगर कर्व की इक्वेशन y बराबर एफ एक्स है, अगर इस कर्व की इक्वेशन y बराबर एफ एक्स है तो जब x बराबर यहाँ के पर a दिया जाएगा, x बराबर जब a दिया जाएगा तो y बराबर यहाँ के पर मिल जाएगा यहाँ के पर एफ ए, यानी ये जो पॉइंट होगा ये आ जाएगा a कॉमा यहाँ के पर एफ ए। इस पॉइंट को हम लोगों ने a मान लिया और इस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ के पर b मान लिया। इसी तरीके से ये पॉइंट यहाँ के पर b कॉमा एफ भी हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं। इसके बाद में इन दोनों पॉइंट को हम लोगों ने मिला दिया, ये हमने इन दोनों पॉइंट को यहाँ के पर ही मिला दिया। मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, मीन वैल्यू थ्योरम का ये कहती है कि अगर किन्हीं दो पॉइंट पर यहाँ के ऊपर ये ले लिया गया, अगर किन्हीं दो पॉइंट के ऊपर कोई लाइन इस तरीके से खींच ली जाए तो जो यहाँ के ऊपर इसको सीकेंड कहा जाएगा। तो देखिए पहला स्टेप क्या हुआ, देखिए पहला पॉइंट सारे बच्चे देखें कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी यानी सीकेंड ए बी जो है बराबर क्या हो जाएगी, यह आ जाएगा यहाँ के पर एफ ए और माइनस का यहाँ के पर एफ बी और अपॉन यहाँ के पर बी माइनस यहाँ के पर ए। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कहता यह है कि अगर इन दोनों पॉइंट को मिला दिया जाए तो इनका स्लोप, तो कहता है कि इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर पाया जाएगा कि जिस पर टेंजेंट खींची जाए। देखिए इसके ऊपर ये टेंजेंट खींच दी गई, ये टेंजेंट यहाँ के ऊपर खींच दी गई। अगर मान लिया जाए कि ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ये पी है तो जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, सारे बच्चे गौर कर लें कि अगर ये पॉइंट यहाँ के ऊपर, देखिए ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये ले ली गई, ये ले ली गई, ये यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ये सी है। तो इस सी पॉइंट के जो करस्पॉन्डिंग पी पॉइंट मिलेगा, सारे बच्चे देखेंगे कि सी कॉमा यहाँ के ऊपर एफ सी मिलेगा, सी कॉमा यहाँ के ऊपर एफ सी मिलेगा। कहता ये कि किन्हीं भी दो पॉइंट को कर्व के मिला दिया जाए और उसका स्लोप निकाला जाए, तो कहता है कि उसके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर पाया जाएगा कि जिस पर जब टेंजेंट खींची जाएगी तो वो टेंजेंट और का स्लोप और इस कॉर्ड का स्लोप बराबर होगा। क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि अगर कर्व के ऊपर कोई दो पॉइंट ले लिए जाएं, एक पॉइंट ए ले लिया गया और एक पॉइंट यहाँ के ऊपर बी ले लिया गया, अगर इसको मिला दिया गया तो ये सीकेंट या कॉर्ड कहलाएगी। तो कहता है कि इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर पाया जाएगा कि जिस पर टेंजेंट जब खींची जाए तो उस टेंजेंट का स्लोप और इस कॉर्ड का स्लोप जो है वो बराबर होगा। यही है मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, ये देखिए हमने स्लोप ऑफ यहाँ के ऊपर कॉर्ड निकाल दिया, स्लोप ऑफ यहाँ के ऊपर ए बी निकाल दिया। अब इसके बाद में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट सारे लोगों को हमने बता दिया था कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट खींची जाए तो उस टेंजेंट का स्लोप जो है यही डी वाई बाई डी एक्स कहलाता है। तो चाहे हम डी वाई बाई डी एक्स लिखें चाहे एफ डैश एक्स लिखें, तो इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि ये सी पॉइंट है इसलिए यहां पर हो जाएगा एफ डैश सी। इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? एफ डैश सी। कर्व के किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींची जाए तो उस टेंजेंट का स्लोप हमेशा उस पॉइंट पर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स कहलाता है। तो चाहे हम इसको डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स बराबर सी कहें और चाहे एफ डैश सी कहें, यानी अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा और उसके बाद में एक्स बराबर सी पर डेरिवेटिव देखेंगे तो एफ डैश सी होगा। यही टेंजेंट का स्लोप होगा। मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि कर्व के किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींची जाए तो उस टेंजेंट का स्लोप और इन पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड का स्लोप जो है वो बराबर होगा। अगर दो लाइनों का स्लोप बराबर होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि m1 और m2 आपस में बराबर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू यहाँ के बारे मीन वैल्यू थ्योरम
according to mean value theorem, according to mean value theorem, slope of tangent, slope of यहाँ के पर टेंजेंट बराबर स्लोप ऑफ सीकेंट, चाहे हम सीकेंट कहें और चाहे हम कॉट कहें, यही मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टेंजेंट के स्लोप को, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के पर ये एफ डैश और यहाँ के पर सी रख दिया, ठीक है, और बराबर यहाँ के पर रख दिया एफ बी माइनस यहाँ के पर एफ ए और अपॉन यहाँ के पर बी माइनस यहाँ के पर ए। ये सारे बच्चे इसको बॉक्स में कर लेंगे और यही है मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट, ये मैंने आपको बताया, ठीक। अब और आगे बढ़िए। अब सवाल लगाने के लिए वो क्या कहता है, सवाल लगाने के लिए कहता है कि अगर मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट लगाया जा रहा है तो ये तो है ही है, तो हमेशा इसके क्लोज इंटरवल में ए से बी तक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये पहला पॉइंट होगा मीन वैल्यू थ्योरम का। स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ के पर ये स्टेटमेंट ये होगा, सारे बच्चे नोट कर लेंगे। स्टेटमेंट ये होगा, स्टेटमेंट ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, पॉइंट नंबर यहाँ के पर ये 1, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, आप फिगर भी देख लें कॉन्टिन्यूअस है, इन यहाँ के पर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ये क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। कोई भी कंफ्यूजन देखने के लिए आप पूरा यहाँ से वहाँ तक आप रोलिस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे, सब बात समझ में आएगी। और अगर कहीं के ऊपर अगर आपको परेशानी है तो आप हमारा फंक्शन वाला क्लिप भी देखेंगे। इसके बाद में यहाँ के पर ये दूसरा यहाँ के पर ये पॉइंट है, ये क्लोज इंटरवल हो गए। यहाँ पे फिर कहता है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल यहाँ के पर होगा ए कॉमा बी। इसका मतलब ये हो गया कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि ये कॉर्नर पॉइंट छोड़ दिए जाएंगे, कभी भी कॉर्नर पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाती। टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाती का मतलब ये है कि इन पॉइंट पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये सब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ा दिया है, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में कहता है यहाँ के पर सच दैट एफ डैश सी बराबर यहाँ के पर एफ बी माइनस यहाँ के पर एफ ए और अपॉन यहाँ के पर ये बी माइनस यहाँ के पर ए। कहता है कि फिर डेरिवेटिव और ये बराबर होंगे और सी कहाँ होगा, ऑलवेज सी लाई बिटवीन यहाँ के पर ए एंड यहाँ के पर बी, यानी जो सी निकलेगा वो कहाँ होगा, वो हमेशा ए और बी के बीच में होगा। सारी चीज़ आप यहाँ के पर देख लें। पहला पॉइंट आपको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, दूसरा ये पॉइंट करना पड़ेगा और उसके बाद में एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस, ये कहाँ से है मैंने आपको बता ही दिया, और वो सी हमेशा ए और बी के बीच में लाई करेगा। ये मैंने इसकी यहाँ के पर ज्योमेट्री बता दी, एक बात। दूसरी बात ये है कि मीन वैल्यू थ्योरम खाली ए और बी के बीच में खाली एक टेंजेंट को नहीं बताती, ये कहती है एक से ज़्यादा टेंजेंट भी हो सकती हैं जो पैरेलल टू कॉर्ड होंगी। और थ्योरी तो यही लगेगी कि ए और बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस होगा और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, सच दैट एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए और अपन यहाँ पर ये बी माइनस ए। आप इसको भी देख लें कि एक से ज़्यादा पॉइंट भी होंगे। इसकी क्लिप आप लोग इसका फोटोशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट, और उसके बाद में आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ के ऊपर ये कहता है एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको इसको मिटा नहीं रहा हूँ, ये खाली इतनी बात मैं मिटा रहा हूँ। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया, मैंने मिटा दिया, रब कर दिया है, लेकिन फिर भी कि अगर कहीं के ऊपर वो ये कह दे कि दो फंक्शन दो पॉइंट के बीच में, आप वो पॉइंट बताइए जिस पर कॉर्ड जो है वो पैरेलल है, तो आप सी कॉमा एफ सी निकालिएगा। ध्यान रख लीजिएगा इस बात को कि हमेशा वो पॉइंट सी कॉमा एफ सी होगा कि जिस पर जब टेंजेंट खींची जाए तो वो टेंजेंट हमेशा पैरेलल टू कॉर्ड होगी। कहीं पर अगर वो पॉइंट की बात करेगा, एक सवाल हम आपको लगाकर इस पर भी दिखाएंगे, तो हमेशा उस पॉइंट को निकालने के लिए हमेशा क्या करिएगा कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू कॉर्ड खींचिएगा और वो पॉइंट सी कॉमा एफ सी होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इसके बाद में इसकी ज्योमेट्री आप यहाँ के ऊपर देख लें कि एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। तो उसके लिए फिगर हम लोगों ने देखिए ये बनाया, ए यहाँ के ऊपर हम लोगों ने ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये बनाया और उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये खींचा और ये हम लोगों ने खींचा और उसके बाद में ये देखिए
अपनी किताबों में भी फिगर देख लीजिएगा, अगर हमारे फिगर में आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिएगा। ये इस तरीके का हमने यहाँ के ऊपर कर्व लिया, और इस तरीके का कर्व लेने के बाद में आपने क्या किया कि एक कॉर्ड जो है वो यहाँ से लगाकर और यहाँ तक ये जो आपने मिला दिया, एक हिस्सा जो है वो यहाँ के ऊपर ये है और एक कर्व का हिस्सा जो है वो यहाँ के ऊपर ये है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक टेंजेंट जब आप खींचिएगा तो देखिए ये आएगी, और एक टेंजेंट जब खींचिएगा तो आपके पास में देखिए ये टेंजेंट आएगी। ये पॉइंट आप यहाँ पे ले लीजिए, तो एक टेंजेंट यहाँ के ऊपर देखिए ये आएगी, ये एक पॉइंट ये हो जाएगा, और एक पॉइंट जो है वो यहाँ के ऊपर ये देखिए ये आ जाएगा। अगर ए ये है और बी यहाँ पर ये है तो एक पॉइंट यहाँ के ऊपर सी आ जाएगा और एक पॉइंट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा डी। ये टेंजेंट भी इस कॉर्ड के पैरेलल है। आप देख लीजिए ए है और यहाँ के ऊपर ये बी है, तो इसमें भी यहाँ के ऊपर ये जो टेंजेंट खींची गई इस पॉइंट के ऊपर, ये टेंजेंट भी इसके पैरेलल है, और उसके बाद में ये टेंजेंट भी इस कॉर्ड के यहाँ के ऊपर ये पैरेलल है। तो ये मैंने आपको ज्योमेट्री बता दी कि एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जिसके ऊपर जब टेंजेंट खींची जाएगी तो वो कॉर्ड के पैरेलल होगी। मैंने खाली ज्योमेट्री बता दी, पॉइंट जो है वो यहाँ के ऊपर यही लागू होंगे। इसके बाद में फिर आप इसके ऊपर प्रॉब्लम देखिए, आप लोगों की बात समझ में आ रही है ना, यहाँ के ऊपर देख लीजिए। अब इसके बाद में क्या होगा अपनी किताबों में भी आप लोग यहाँ के ऊपर देख लीजिएगा। कह रहा है कि वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए पूरा जो इसका मीन वैल्यू थ्योरम का वो है, वो यहाँ के ऊपर ये है, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर fx बराबर 2x स्क्वायर, fx बराबर fx बराबर यहाँ के ऊपर दे रखा है 2x और माइनस के एक्स स्क्वायर इन, यहाँ के ऊपर इंटरवल जो दे रखा है वो दे रखा है 0,1। सारे बच्चे देखेंगे कि यहाँ के ऊपर जो इंटरवल है वो यहाँ के ऊपर ये 0, यहाँ के ऊपर 1 है। आप देख लें, ये आपके सामने रखा हुआ है, ज्योमेट्री मैंने आपको जो है वो रिप्रेजेंट कर दी। कहता ये है, सबसे पहले पॉइंट क्या कहता है कि fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए a कॉमा यहाँ के ऊपर b के बीच। यहाँ पर इंटरवल जो दे रखा है वो 0, और यहाँ के ऊपर 1 दे रखा है। तो पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर 1 क्या हुआ, ये पूरा सवाल मैं लगा कर आपको दिखाऊंगा, फिर बाकी आप लोग इसी तरीके से लगाइएगा। ये हमारे पास 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, हर फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, ये थ्रू आउट द रियल नंबर लाइन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इस इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0, यहाँ के ऊपर 1, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और हर फंक्शन कॉन्टिन्यूटी में आप देख लीजिएगा अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये दूसरा पॉइंट जो है कि f डैश x जो है यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2 माइनस यहाँ के ऊपर ये 2x, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो 2x का 2 हो जाएगा और x स्क्वायर का आ जाएगा 2x, और यहाँ के ऊपर ये x किस में लाई करेगा, x किसको बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 0, 1 को। अब आप ये बताइए, समय आपको बता चुका कि अगर कोई भी डेरिवेटिव दे रखा है, जैसे fx बराबर log x दे रखा है, तो हम आपको वहां बता चुके कि जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x मिलेगा, और जब f डैश x 1/x हो जाएगा और आपसे कहा जाए कि बताइए डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, तो आप कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पर होगा एक्सेप्ट x बराबर 0, क्योंकि x बराबर 0 पर डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जाएगा 0 और 1, इसमें कोई भी पॉइंट 0 और 1 के बीच में लिया जाए और यहाँ रखा जाए तो कभी भी डेरिवेटिव जो है वो फेल्योर नहीं होगा, अनडिफाइन नहीं होगा, हमेशा इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी। इसका मतलब यह है डेरिवेटिव एग्जिस्ट, या हम लिखेंगे fx फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन यहाँ के पर 0, यहाँ के पर 1। यहाँ तक बात पहुंची। इसके बाद में फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा, वो कहता है कि सच दैट, फिर क्या कहता है, ये तीसरा पॉइंट है, यहाँ के पर कहता है सच दैट f डैश सी, यहाँ के पर आ जाएगा f डैश सी बराबर एफ बी माइनस यहाँ के पर एफ ए होगा, और अपॉन यहाँ के पर आ जाएगा b माइनस ए। सारे बच्चे समझ लें, सच दैट यहाँ के पर ये होगा, और c हमेशा कहाँ लाई करेगा,
हमेशा सी जो है वो ए और बी के बीच में यहाँ के ऊपर लाई करेगा। ब्लैक से लिखा हुआ है, आप देख लें। हम लोग एफ डैश सी यहाँ पर सी रखेंगे, ये सी रखेंगे, तो यहाँ सी रखेंगे तो यहाँ सी हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 माइनस 2c और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी b माइनस, ये a है और ये b है, ये f1 हो जाएगा और माइनस का यहाँ के बारे f0 हो जाएगा और अपान आ जाएगा 1 माइनस 0। ये पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा 2 माइनस 2c और बराबर ये f1 की वैल्यू यहाँ से निकाली जाएगी, ये fx है ना, तो यहाँ 1 रखो, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आया, और माइनस के f0, यह आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर अपान यहाँ के पर यह आ जाएगा 1, 1 माइनस 0 का मतलब यहाँ के पर 1। इसके बाद में 2 माइनस यहाँ के पर ये 2c, 2 में से 1 गया, यहाँ पर 1 बचेगा और माइनस ये 0 हो जाएगा और अपान यहाँ के पर 1 आ जाएगा। इंप्लाइज दैट 2 माइनस यहाँ के पर 2c बराबर 1 होगा, इसको सॉल्व किया 1 मिला और ये मिल जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 2c, तो ये आ जाएगा 1 बराबर यहाँ के पर 2c। इंप्लाइज दैट c की वैल्यू यहाँ के पर 1/2 होगी। कहा क्या गया कि एक वैल्यू इसके अंदर कम से कम ऐसी जरूर पाई जाएगी जो a और b के बीच में लाई करेगी। देखिए 1/2 जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है और जिस पर जब टेंजेंट खींची जा रही है तो वो कॉर्ड के पैरेलल, यही पॉइंट है, आप ये समझ लीजिए, यही पॉइंट ऐसा है कि जिसके ऊपर टेंजेंट जो है वो कॉर्ड के पैरेलल, c बराबर यहाँ के पर 1/2 और हेंस यहाँ पे लिखा जाएगा हेंस c ग्रेटर देन यहाँ के पर 0 और लेस देन यहाँ के पर 1, यानी c की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। यहां तक बात पहुंची, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। अगर ये वैल्यू a और b के बीच में ना लाई करती, 0 और 1 के बीच में ना लाई करती, तो इसका मतलब ये है कि मामला गड़बड़ था। हमेशा वैल्यू लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई, क्योंकि पहला पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया, दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया और तीसरा जो बेसिक था कि टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप यहाँ के ऊपर बराबर होगा और वो पॉइंट हमेशा a और b के बीच लाई करेगा। हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। यहीं पर बात बताए दे रहे हैं कि हो सकता है कि टाइम ओवर होने लगे और हम वो बात ना बता पाएं। अगर किसी आदमी को वो पॉइंट निकालना हो जिसके ऊपर टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि c, fc होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको ग्रीन पेन से, ये ग्रीन पेन से आप ये देख लें, पॉइंट जो होगा, इससे पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी हम आपको बताए दे रहे हैं, बराबर c, यहाँ के पर fc होगा, तो बराबर यहाँ के पर आ जाएगा c का मतलब 1/2 और कॉमा यहाँ के पर f 1/2, तो बराबर ये वैल्यू 1/2 मिलेगा और सब लोग x की वैल्यू 1/2 यहाँ रख देंगे और जब f 1/2 निकालेंगे तो 2 इंटू 1/2, ये देखिए 2 इंटू 1/2 होगा और माइनस 1/4 होगा, 1/2 का होल स्क्वायर, तो बराबर वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, तो बराबर आ जाएगा 3/4। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो पॉइंट जिसके ऊपर टेंजेंट जो है वो कॉर्ड के पैरेलल होगी वो 1/2, 3/4 होगा। यहीं के ऊपर हमने बता दिया, क्योंकि होता यह है कि चीज़ें जो हैं वो फिर लंबी होने लगती हैं और क्लिप लंबी होने लगती है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने ये पॉइंट निकाल कर आपको यहाँ के ऊपर ये दिखाया। इसके बाद हम और आगे बढ़ रहे हैं, पहले इसको जो है वो थोड़ा रब कर दें। देखिए इसके बाद में कहता यह है कि वेरीफाई, यहाँ के बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वेरीफाई द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। आप मैंने बोल दिया है, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ टाइम को बचाने के लिए। वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ के पर फॉर, यहाँ के पर fx बराबर, यहाँ के पर मॉड x और यहाँ के पर दे रखा है n -1 कॉमा यहाँ के पर ये 1, ये दे रखा है यहाँ के पर -1 कॉमा यहाँ के पर 1। देखिए हमारे पास में, अब मैं आपको जान के सवाल इस तरीके का यहाँ के ऊपर करा रहा हूँ कि चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ के ऊपर समझ में आ जाएं।
ये यहाँ के ऊपर ये दे रखा है f(x) बराबर मॉड x फंक्शन दे रखा है, ये -1 आ गया, ये 0 आ गया और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 1 आ गया। देखिए इसमें सिचुएशन क्या है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन 0 है और x यहाँ के ऊपर ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन आर इक्वल टू 1 है, 0 को छोड़ दिया है और इस पॉइंट पर ठीक जो है वो x बराबर 0 है। मैंने आप लोगों को फार्मूला बता दिया था कि हमारे पास में जो मॉड x होता है ये x होता है और -x होता है और कंडीशन क्या होती है कि x ग्रेटर देन 0 पर ये होता है और x जो है वो लेस देन 0 के ऊपर जो है वो ये होता है। यानी ये फार्मूला मैंने मॉड x बराबर x इफ x ग्रेटर देन 0 और मॉड x बराबर -x इफ x लेस देन 0, तो इसको जब हम लोग ड्राइव करेंगे तो ये देखिए ये f(x) बराबर, सारे बच्चे देखें, बराबर मॉड x होगा और बराबर यहाँ के ऊपर ये x होगा, बराबर ये 0 होगा, बराबर -x होगा। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ x ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर ये 0 और यहाँ के ऊपर लेस देन आर इक्वल टू 1। देखिए ये पॉजिटिव हिस्सा है, ये यहाँ के ऊपर पॉजिटिव है और ये जो है वो नेगेटिव है और ये एग्जैक्ट जो ये पॉइंट है ये x बराबर 0 है। तो कहा यह जा रहा है कि जब पॉजिटिव लो तो मॉड x को x कर दो, यानी ग्रेटर देन 0 कहीं पर भी, और जब नेगेटिव लो तो मॉड x को -x कर दो। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये हिस्सा जो है ये पॉजिटिव है, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जो है वो 0 के इधर वाला जो है वो नेगेटिव है और एग्जैक्ट ये पॉइंट यहाँ के ऊपर 0 होती है। यहाँ के ऊपर ये x बराबर 0 पर 0 होगा। जब हम लोग यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ यहाँ के ऊपर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन यहाँ के ऊपर ये 0। सारे मेरे लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि यहाँ के ऊपर ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये आएगी, ठीक है। इसके बाद में आप लोग मेरी बात को समझ लें कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करें, देखिए मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में ये पॉइंट पढ़ाया है एक बात कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी डायरेक्ट भी चेक की जा सकती है। समझने में आ रही बात। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने f(x) बराबर मॉड x लिया तो पॉजिटिव हिस्से के लिए, यानी इस हिस्से के लिए, यहां से इसको हटा दीजिए, गलत किया हमने, ये x ग्रेटर देन 0 लेस देन आर इक्वल टू 1 पर हमेशा पॉजिटिव हिस्से पर x होगा, नेगेटिव हिस्से पर -x होगा, ये नेगेटिव हिस्सा है। और x बराबर जब 0 लेंगे तो x बराबर जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो मॉड 0 जो है वो 0 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन जो है, अगर हम, ये बात हमने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाई है, हम लेंदी मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन हम लेंदी मेथड से नहीं कर रहे हैं। इस पूरे इंटरवल में -1, 1 में f(x) बराबर जो मॉड x है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। एक बात क्यों, क्योंकि f(x) बराबर मॉड x का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होता है। पूरी एंटायर रियल नंबर लाइन के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है जिसका नाम मॉड x है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में शक होता है, ये x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये मुज़बानी याद है, ये x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। देखिए अगर हम f(x) बराबर, आप देख लें कि पहला पॉइंट क्या हो गया कि यहाँ के पर ये आ जाएगा, यहाँ के पर कॉन्टिन्यूअस। देखिए मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो आपको मैं बता दूं कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 मिलेगा और जब नेगेटिव वाले हिस्से पर करेंगे यानी x लेस देन 1 पर, जब आप 1 पर चेक करेंगे, आप देख लें इस चीज को, 0 पर चेक करेंगे तो 0 के ऊपर सिचुएशन ये टर्निंग आई, ये टर्निंग आई और उसके बाद में ये टर्निंग आई, तो यहाँ के पर ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा इन यहाँ के पर -1, यहाँ के पर 1। मैंने आपको एक बात बता दी। आप डिटेल में कॉन्टिन्यूटी वगैरह में देखिएगा जाके कि हर फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये एंटायर रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, इसलिए ये -1, 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी पर आइए। सीधा वाला जो तरीका है वो ये है कि हमारे पास में जो फंक्शन होता है f(x) बराबर यहाँ के ऊपर मॉड x है, कि मैंने कई जगह पर करके दिखाया है आपको। ये मॉड x √x² के बराबर होता है। इसको हम लोग x² होल टू दी पावर 1/2 लिखेंगे, ये रूट हटा दिया। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो वैल्यू आ जाएगी हाफ और यहाँ के पर x² होल टू दी पावर 1/2 -1 और फिर x² को करेंगे तो 2x आ जाएगा। ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में बराबर ये वैल्यू मिलेगी, ये देखिए ये x² है तो ये x² मिला, 1/2 -1 जो है ये पावर माइनस के 1/2 आ गया और ये x लिख दिया गया। तो बराबर हमारे पास में f' जो है वो क्या मिलेगा, ये देखिए x मिला, ये वाला x, और ये नीचे चला गया तो ये √x² हो गया। क्या हो गया,
ये पावर प्लस हो जाएगी तो नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स अपान यहाँ के ऊपर ये मॉड एक्स। क्यों? क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो है वो मॉड एक्स के बराबर होता है। क्या फंक्शन, क्या डेरिवेटिव मिला? डेरिवेटिव मिला एक्स अपान मॉड एक्स। अब इसमें जो डिनोमिनेटर है वो x बराबर 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और x बराबर 0, -1 और 1 के बीच में x बराबर 0 है बच्चों या नहीं है? है। ये देखिए x बराबर -1 से जब हम 1 तक जाएंगे तो x बराबर 0 भी मिलेगा, और जब हम x बराबर 0 यहां रखेंगे तो फिर यहां रखेंगे और फिर हम यहां पर रखेंगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी। और ऐसी सिचुएशन के इनडिटर्मिनेट कर दे x की वैल्यू रखने पर इंटरवल की, और या अनडिफाइन कर दे, तो फिर उस पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब यह है कि x बराबर 0 चूंकि इसके अंदर पाया जा रहा है और x बराबर 0 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब फंक्शन जो है वो ओपन इंटरवल में -1, 1 में सारे पॉइंट के ऊपर तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, लेकिन x बराबर 0 ऐसा पॉइंट पाया जाएगा कि जिसके ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन -1, 1, therefore the mean value theorem is not applicable। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी का ना होना भी बता दिया। इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर दे रखा है fx बराबर, देखिए अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये fx बराबर दे रखा है, कह रहा है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, ये क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर ये 3 है। कह रहा है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम fx बराबर यहां के ऊपर ये x, और यहां के ऊपर ये दे रखा है 0, और यहां के ऊपर दे रखा है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और इफ x बराबर यहां के ऊपर 0, x बराबर 0, और इसके बाद में यहां के ऊपर कॉमा दे रखा है और कह रहा है कि x बिलोंग टू -1 और कॉमा यहां के ऊपर 1। देखिए यहां तक है सवाल, -1 कॉमा यहां के ऊपर 1। बात आप समझ रहे हैं? मैं जान के ऐसे सवाल छाट के ला रहा हूं कि जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप देख लें, ये फंक्शन कह रहा है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, या आपके यहां कहीं कहीं के ऊपर होगा कि डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, या ये होगा कि व्हाई द मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन द गिवन फंक्शन, गिव रीजन। अगर fx बराबर ये x दे रखा है और ये 0 दे रखा है, x इज नॉट इक्वल टू 0 इसके लिए है, x बराबर 0 इसके लिए है, और कह रहा है कि x जो बिलोंग कर रहा है वो -1, 1 पर बिलोंग कर रहा है। किसमें बिलोंग कर रहा है? -1, यहां के ऊपर ये 1 पर बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग सिचुएशन यहां के ऊपर क्या करेंगे कि इस फंक्शन को देख लिए सारे लोग, वो कह रहा है कि x, देखिए हम लोगों ने इसको ड्राइव किया पहले फंक्शन को, fx बराबर x 0 नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ये कि इंटरवल हमारे पास में -1, 1 है, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लिखा जाएगा और यहां के ऊपर लेस देन 0 लिख दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मना कर रहा है कि 0 ना लीजिए, इस इंटरवल में आप कह रहा है कि 0 ना लीजिए, तो हमने 0 पर ओपन इंटरवल लगा दिया और फिर हम लोगों ने यहां पे ये लिख दिया। वो कहता है कि अगर आप 0 लेते हैं, यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिया और सामने की बात है यहां तक जाना है, और लेस देन आर इक्वल टू 1, तो फिर आप लोग यहां पर 0 ले सकते हैं क्योंकि x बराबर 0 पर हमारा 0 है। जो लोग बच्चे मैथमेटिक्स समझ रहे हैं वो मेरी बात को समझेंगे कि इस इंटरवल में हमने फंक्शन को ड्राइव कर दिया और 0 छोड़ भी दिया। यहां पर 0 छोड़ दिया, 0 छोड़ देंगे तो x ले लेंगे, और 0 लेंगे तो फिर हम लोग जो है वो 0 यहां पे रखेंगे, यानी ये वाली वैल्यू रखेंगे। अब हम लोगों को मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी जो है वो एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये टर्निंग है, आप देख लीजिए यहां के ऊपर ये टर्निंग है, आप देख लें 0। तो अगर ये टर्निंग है तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 हम लोग -1 और -1 में फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूटी के लिए पहले हमने आपको बता दिया था कि पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि जिस पॉइंट पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, हम लोग टर्निंग पर चेक कर रहे हैं, 0 पे चेक कर रहे हैं, उस पर फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। आप कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा कि f0 एग्जिस्ट, यहां के ऊपर f0 x बराबर 0 और बराबर यहां के ऊपर देखिए x बराबर 0 ये लिया, फिर हम लोगों ने यहां रखा और रिजल्ट हो गया यहां के ऊपर 0, f0 बराबर 0, दैट इज एग्जिस्ट। सिर्फ इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आना चाहिए। पहला पॉइंट यह है कि जिस पॉइंट पर आप फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। ये मैंने कॉन्टिन्यूटी में आपको पढ़ा दिया। इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर यहां के बाद आ जाएगा लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस और x लेस देन 0। x लेस देन 0 पर बच्चों, x लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? fx, यानी हम लोग यहां के पर ये fx रखेंगे और लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर माइनस लगाएंगे x लेस देन 0 और फंक्शन की वैल्यू यहां पर x करेंगे ये, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिल जाएगा। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे यहां पर तो 0 आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग यहां के पर राइट हैंड लिमिट लेंगे, बराबर यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर प्लस x ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? 0। तो इसका मतलब रिजल्ट 0 मिल गया। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है यहां के पर राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, मैंने कंटिन्यूटी में आपको पढ़ा दिया था। फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करे उस पॉइंट पर, लिमिट एग्जिस्ट करे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। और तीसरा ये पॉइंट है बच्चों कि f0 और लिमिटिंग वैल्यू, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब हम इस पर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो दोनों लिमिट आ जाएंगी। और यहां के बारी fx यानी f0 की वैल्यू 0 और लिमिटिंग वैल्यू ये जो मिली है ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला पॉइंट जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम का सेटिस्फाई हो गया। द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन -1, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन -1, ये आप लोग लिखेंगे द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन -1, यहां के पर 1। इसके बाद में सारे बच्चे देखें कि फिर हम लोग इसके ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो मेरा लेक्चर है इसको अपने दिमाग में रखिएगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हम लोग x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो सिचुएशन ये हुई, यहाँ के पर एट लिखा और x बराबर 0 लिखा, फिर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखा और यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर माइनस लगाया x लेस देन 0, फिर fx लिया जाएगा लेस देन 0 पर fx, तो ये x आ गया बच्चों माइनस fx1, f0 हो गया और अपान x माइनस यहाँ के ऊपर ये x1, ये भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, अब ये भी बताया और डिफरेंशिएबिलिटी में तो पूरी डिटेल पढ़ाई आप देख लेंगे। तो बराबर ये वैल्यू बच्चों आ जाएगी, यहाँ के बाद आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर माइनस लगाएंगे, x लेस देन 0 लिखेंगे और ये x माइनस लिखेंगे। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 0, x बराबर 0 ये है, यहाँ रखा तो x बराबर 0 वाला फंक्शन लिया जाएगा, f0 की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी x बराबर 0 यहाँ से लिया, यहाँ रखा, तो रखने के बाद में वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 0 की, x बराबर 0 पर यह फंक्शन लिया जाएगा और अपान यहाँ के पर x माइनस 0, तो फंक्शनल डेरिवेटिव क्या मिला? 1, यानी ये x और x कट जाएगा तो 1 बचेगा। और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इतनी बातें सब आपको पता हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो यहाँ के ऊपर 1 मिला। इसी तरीके से हम लोग जब राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ बच्चों जाएंगे, देखिए हम लोग यहाँ के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर प्लस लगा दीजिए और x ग्रेटर देन 0 ले लीजिए और x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन क्या है? 0, x ग्रेटर देन 0 देखिए ये है तो फंक्शन 0 है, माइनस यहाँ के बार ये f0 आया और x माइनस x1 x माइनस 0 आया, तो बराबर यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर प्लस लगाया, x ग्रेटर देन 0 माइनस f0 इन x बराबर 0 पर वैल्यू यहाँ के बार ये 0 मिल गई और अपॉन यहाँ के पर आ गया x माइनस 0, तो ऊपर 0 हो गया, नीचे x मिल गया, तो लिमिट जब आप निकालिएगा तो क्या मिल गया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 मिला इस टर्निंग पर और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो क्या मिला? 0 मिला। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन जो है वो x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, देयरफॉर द मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ये भी पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब और आगे बढ़िए। देखिए कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ y बराबर यहाँ के पर x क्यूब, फंक्शन कोई भी दे रखा हो, y बराबर यहाँ के पर x क्यूब, वेयर टेंजेंट
is parallel to the chord joining parallel to the chord joining 1,1 and 3,27 1,1 and 3, यहाँ के पर 27 ही देखिए दे रखा है। सवाल मैं एक ही कराऊंगा इसमें का भी, और मैंने आपको बता भी दिया था कि इस सवाल को क्या करेंगे, कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट, क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ, ये फंक्शन दे रखा है y बराबर एक्स क्यूब, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग, यहाँ के पर कह रहा है 1, यहाँ के पर 1 एंड 3, यहाँ के पर 27, ये 1,1 है और ये 3, यहाँ के पर 27 है। देखिए जैसे ही ये वर्ड आ जाए सारे बच्चे समझ लें कि वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, तो समझ लीजिएगा कि ये पॉइंट जो है वो ए होगा और ये पॉइंट जो है वो यहां के पर ये बी होगा। इस ए और बी पॉइंट में ये ए होगा तो ये एफ ए होगा, और यहां के ऊपर ये बी होगा तो दूसरा वाला पॉइंट जो है वो यहां के पर ये एफ बी होगा। ये ए कॉमा एफ ए होगा, ये बी कॉमा एफ बी होगा। इसका मतलब इंटरवल क्या हो गया, देयरफॉर यहां के पर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी बराबर बच्चों क्या हो गया, यहां के पर आ जाएगा 1, और यहां के पर ये 3। जो लोग थ्योरी पढ़े हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू यहां के पर 1,3 निकाल ली, बात समझ में आ गई। इसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया कि पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि इंटरवल ये है 1,3, ध्यान दे लीजिएगा। तो y बराबर यहाँ के पर एक्स क्यूब जो है वो ये पॉलिनोमियल है, इन यहाँ के पर 1, और यहाँ के पर ये 3। इंटरवल मैंने खुद निकाल लिया ज्योमेट्री और थ्योरी के बेस पर। इसके बाद में ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है, इट इज, क्योंकि पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन यहाँ के पर 1, यहाँ के पर ये 3। क्लियर हुई बात। ये थ्रू आउट द रियल नंबर लाइन हर पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होता है, इसलिए 1,3 में भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ के पर दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। जब हम लोग dy/dx निकालेंगे तो बराबर 3x² मिलेगा, और यहाँ के पर ये लाई करेगा x जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 3 पर करेगा। और 3x² भी ऐसा डेरिवेटिव फंक्शन है कि ये डिफरेंशिएबल होगा 3x² में, कहीं के ऊपर भी कोई किसी तरीके का इंटरप्शन नहीं है। तो यहां पर लिख दिया जाएगा इट इज डिफरेंशिएबल इन यहां के पर 1,3। इसके बाद में फिर तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि सच दैट f' बराबर एफ बी माइनस एफ बी माइनस का यहां के पर एफ ए होगा, और अपन बी माइनस यहां के पर ए। सब लोग मेरी बात समझ गए, आप देख ही ले रहे हैं कि एफ ए और एफ बी क्या चीज दे रखी है, 1 और 27 दे रखा है। तो इसके बाद में फिर यहां के पर f' कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए हमारे पास में fx जो है वो ये है, और f' जो है वो 3x² है, तो 3c² आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको f' कहेंगे तो f' 3c² हो जाएगा। और f3 कितना है आप देख लें कि अगर हमारे पास में हम यहाँ के ऊपर देख लें तो ये a है और ये fa है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये यहाँ के ऊपर 1 होगा और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 3 होगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a यहाँ के ऊपर ये fa, ये वैल्यू यहाँ के ऊपर f1 बराबर यहाँ के ऊपर ये 1 आएगी, और f3 बराबर बच्चों 27 आएगी। सब लोग मेरी बात समझ गए। ये क्या हो गया, यहां पर ये a, fa, यानी ये हमारे पास में यहां के पर 1 होगा, ये तो 1 है तो ये f1 होगा, और ये 3 है, इसका मतलब ये 3 होगा तो ये f3 होगा। ये यहां के पर 1, f1, इसके बाद में यहां के पर ये 3, तो उसके बाद में ये f3। तो सिचुएशन f3 की वैल्यू 27 मिल गई बच्चों, आप देख लें, और f1 की वैल्यू यहां के पर 1 मिल गई, और 3 में से 1 गया यहां के पर 2, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के पर 6c² बराबर कितना आ गया, 27 में से 1 गया यहां के पर 26 बचेगा। इसका मतलब यह है कि c² की वैल्यू हमारे पास में यहां के पर मिल गई 26/6, ठीक है, तो बराबर आ जाएगा 13 अपान यहां के पर ये 2, तो c बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट यहां के पर 13 अपान यहां के पर ये 2, ठीक है।
तो इसमें माइनस नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस जो है वो इसके बीच में लाई नहीं कर रहा। बात मेरी आप बात समझ रहे हैं? वो सी कहां होना चाहिए? 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि सी बराबर ओनली, सारे बच्चे घर पर निकाल कर देख लेंगे कि √13/2 जो है वो बिलोंग टू यहां के पर 1 कॉमा यहां के पर ये 3। √13/2 जो है वो 1,3 को बिलोंग करेगा, हमेशा 1 और 3 के बीच में लाई करेगा। हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। सब लोग मेरी बात समझ गए? अगर हमने कहीं के ऊपर कोई गड़बड़ी नहीं की है तो सी बराबर वैल्यू यहां के पर आ गई, और सी की वैल्यू यहां के पर आ जाएगी √13 यहां के ऊपर 2। एक मिनट मैं इसका आंसर भी देख लूं जरा सा। ये आ गया वैल्यू, ठीक है, 1 कॉमा यहां के पर ये 3, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि उसने ये बात कही है कि वो पॉइंट बताइए। तो पॉइंट हमने अभी आप लोगों को क्या बात बताई थी? देखिए पहली बात आप समझ लें, सारी बातें आपने इसके अंदर समझ ली होंगी कि हमने सी यहां के ऊपर निकाल कर दिखा दिया। अब जो पॉइंट होगा वो ध्यान दे लीजिएगा कि वो सी कॉमा यहां के ऊपर एफ सी होगा। क्या होगा? अभी यहीं के ऊपर मैं कैलकुलेट करके आपको यहां के ऊपर दिखा रहा हूं कि वो पॉइंट क्या होगा। सी कॉमा यहां के ऊपर एफ सी होगा। पॉइंट यहां के ऊपर आ जाएगा। देखिए पॉइंट जो होगा वो आ जाएगा बराबर सी कॉमा एफ सी। मैंने आप लोगों को थ्योरी के वक्त ही बता दिया था। तो सी जो है वो √13/2 है बच्चों, ठीक है। और कॉमा यहां के ऊपर एफ सी कितना आ जाएगा? यहां के ऊपर आ जाएगा √13 और यहां के ऊपर ये 2। ये पॉइंट होगा। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। √13/2 ये है, हम लोगों को f √13/2 की यहां के ऊपर वैल्यू निकालना पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहां के ऊपर क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी जाकर देखिए हमारे पास में जो fx दे रखा है बच्चों, ये यहां के ऊपर ये x³ दे रखा है। कैलकुलेशन अगर कहीं के ऊपर कुछ गड़बड़ होगी तो अपने खुद से सही कर लिएगा। मेनली आपको चीजें समझ में आना चाहिए। fx बराबर जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है वो x³ दे रखा है। तो हम लोगों ने यहां के ऊपर f और अंडर रूट यहां के ऊपर ये देखिए 13 यहां के ऊपर ये 2 ये रखा। तो बराबर यहां के ऊपर आ जाएगा √13/2 का यहां के ऊपर होल क्यूब। इसका मतलब ये है कि 13 × 13 इंटू यहां के ऊपर ये 13 होगा, और अपॉन यहां के ऊपर ये 8 आएगा, और का यहां के ऊपर आ जाएगा 3/2, ठीक है। वैल्यू आ जाएगी यहां के ऊपर, सॉरी यहां के ऊपर आ जाएगा 1/2। हमने क्या कर दिया कि अंडर रूट, देखिए 13/2 था, तो अंडर रूट 13/2 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने गलत किया, जरा सा आप देख लें, इसी को देख लें कि यहां के बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि अंडर रूट 13/2 इंटू अंडर रूट 13/2 इंटू अंडर रूट 13 यहाँ के ऊपर रूट 3 बार मल्टीप्लाई होगा। जो 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये जो आ जाएगा 13 यहाँ के ऊपर 2, और एक हो जाएगा कि अंडर रूट यहाँ के ऊपर आ जाएगा 13 यहाँ के ऊपर ये 2। तो पॉइंट क्या मिल गया? देखिए जो पॉइंट मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा? यह मिल जाएगा अंडर रूट 13 यहाँ के ऊपर ये 2 ये, और कॉमा इसकी वैल्यू क्या मिली? ये मिली 13/2 और अंडर रूट 13 यहाँ के ऊपर ये 2। ये पॉइंट आ गया। ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए एक गलती हमने यहाँ के ऊपर की, वो मैं देख रहा था इस चीज़ को कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर 26 था, तो c² बराबर यहाँ पे गलती की हमने, तो ये 13/3 आएगा। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ के ऊपर c की वैल्यू जो है वो अंडर रूट 13/3 ली जाएगी। तो जहाँ पर 2 है वहाँ पर सारे लोग यहाँ के ऊपर 3 कर दीजिए। ये गलती हुई है मुझसे, मैं देख रहा था बार बार आंसर को। तो यहाँ के ऊपर ये 3 आएगा, यहाँ के ऊपर भी यहाँ के ऊपर ये 3 कर दीजिए सारे बच्चे, और यहाँ पर भी 3 कर दीजिए, यहाँ के ऊपर ये 3 कर दीजिए, ये 3 कर दीजिए, ये 3 कर दीजिए। जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ सारे बच्चे 3 कर देंगे। अब सही है आंसर, ठीक है। अब आंसर जो है बिल्कुल यहाँ के ऊपर ये सही है कि जो पॉइंट मिलेगा वो अंडर रूट 13/3 और कॉमा 13/3 और अंडर रूट 13/3। वैसे भी आप समझ लें कि हमेशा जो भी पॉइंट होगा जिस पर टेंजेंट जो है वो
पैरेलल टू कॉर्ड होगी वो हमेशा C, FC होगा, और हम लोग C रखेंगे और FC जो है वो निकाल लेंगे। यहां तक बात पहुंची। एक सवाल बस आप खाली लास्ट और देख लें, और मीन वैल्यू थ्योरम का मैंने आपको पूरी ज्योमेट्री बता दी और पूरा स्टेटमेंट जो है वो हमने आप लोगों को यहां के ऊपर बता दिया। अब आप देखें, ये लास्ट क्वेश्चन है मीन वैल्यू थ्योरम का। कह रहा है fx बराबर, क्वेश्चन है ये यहां के पर, ये हमारे पास में यहां के पर क्वेश्चन दे रखा है कि fx बराबर x टाइम्स 1 माइनस लॉग x, 1 माइनस यहां के पर ये लॉग x दे रखा है, और ये दे रखा है x ग्रेटर देन 0। कह रहा है कि शो दैट, यहां के पर कह रहा है कि शो दैट a माइनस बी लॉग c, यहां से कह रहा है कि a माइनस बी लॉग c बराबर b टाइम्स 1 माइनस यहां के पर लॉग b माइनस a टाइम्स 1 माइनस यहां के पर लॉग a टाइम्स 1 माइनस लॉग a, और यहां पे कह रहा है, कॉमा लगा दिया है, a लेस देन b और ग्रेटर देन यहां के पर 0, ये यहां के पर इंटरवल जो है वो दे रखा है। बस सिर्फ इतनी बात कही है और कुछ नहीं कहा है उसने। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहां के ऊपर देख लें कि a लेस देन यहां के पर ये b दे रखा है, x ग्रेटर देन यहां के पर 0 दे रखा है, तो a माइनस b और यहां के पर आ जाएगा लॉग c। देखिए fx बराबर यहां के ऊपर ये दिया हुआ है, सारे बच्चे देखेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है कि यहां के ऊपर गिवन, यहां के ऊपर fx बराबर x और माइनस के यहां के ऊपर ये दे रखा है x, यहां के ऊपर log x, ये यहां के ऊपर ये दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जब हम लोग f डैश x करेंगे तो ये 1 मिलेगा और माइनस ये हम लोगों ने लगा दिया, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, और प्लस यहां के पर आ जाएगा सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहां के पर फर्स्ट। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट का रिजल्ट निकालेंगे तो मिलेगा 1 माइनस, और ये 1 मिलेगा, और माइनस के यहां के पर मिल जाएगा यहां के पर log x, तो बराबर सिर्फ मिल जाएगा माइनस के और यहां के पर log x। सारे बच्चों ने मेरी बात को समझा कि ये 1 और 1 कट जाएगा और माइनस के यहां के पर मिल जाएगा log और यहां के पर मिल जाएगा x। इसके बाद में f डैश c बराबर हो जाता है एफ बी माइनस यहां के पर एफ ए और अपॉन यहां के पर बी माइनस यहां के पर ये। हम लोगों को ये प्रूफ करना है, हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिचुएशन क्या हुई कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। सब लोगों ने यहां पर देखा कि हमारे पास में एफ डैश एक्स क्या मिला है, माइनस का लॉग एक्स मिला है, तो ये माइनस का यहां के पर लॉग सी आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह पर सी रख देंगे, ठीक है, यहां पर, तो यहां पर रखेंगे और बराबर ये एफ बी। देखिए हमारे पास में फंक्शन एफ एक्स ये है, तो जब यहां पर हम लोग बी रखेंगे तो बी टाइम्स 1 माइनस लॉग बी मिलेगा, ये मिलेगा बी और 1 माइनस और यहां के पर लॉग बी मिलेगा, माइनस के ए और 1 माइनस ये देखो यहां के पर लॉग ए मिलेगा, और अपॉन यहां के पर मिल जाएगा बी और माइनस के यहां के पर ए। आपने देखा। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि माइनस का ये देखिए लॉग सी मल्टीप्लाई होगा यहां के पर b माइनस ए में, और इसके बाद में देखिए b टाइम्स 1 माइनस लॉग b यूं ही रहेगा, और माइनस का a टाइम्स 1 माइनस लॉग a जो है वो यूं ही रहेगा। आपने देखा। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आप देख लें कि यहां पर a माइनस बी और लॉग c लाना है, तो सिर्फ इस माइनस का इफेक्ट इसमें हम लोग डाल देंगे। बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को, कि यहां पर क्या करेंगे, इस माइनस का सिर्फ इफेक्ट डाल देंगे, तो ये आ जाएगा a माइनस बी और इनटू यहां के पर आ जाएगा लॉग सी। इस माइनस का ये देखिए इफेक्ट डाला गया, ठीक है, तो ये a माइनस बी और लॉग सी हो गया, और यहां पर राइट में हुआ b
टाइम्स 1 माइनस यहाँ के बाद देख लीजिए log b और माइनस के a टाइम्स 1 माइनस यहाँ के बाद log a हेंस। ये देखिए यही प्रूफ करना था, आप देख लें इस स्टेटमेंट को पूरे, यहाँ के पर ये प्रूव हो गया। आप लोग मीन वैल्यू थ्योरम को और रॉलिस थ्योरम को देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को रॉलिस थ्योरम भी पढ़ा दी और मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ा दी। मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि किसी भी 2 पॉइंट पर अगर कोई कॉर्ड हो, मिला दिया जाए कॉर्ड को 2 पॉइंट के पर कर्व के, तो उसके बीच में एक टेंजेंट खींची जाएगी, तो वो टेंजेंट का स्लोप और इसका स्लोप जो है वो बराबर होगा। ये इसकी ज्योमेट्री है। और जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो क्लोज इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सच दैट एफ डैश सी बराबर एफ पी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, और सी हमेशा ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए। तो इतना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। कहाँ तक मैं पहुँच गया? मीन वैल्यू थ्योरम तक पहुँच गया। आप लोग सवाल लगा लीजिएगा और इसके बाद में चैनल को कॉन्टिन्यूअस तरीके से आप जो है देखते जाइए। मैं ज़्यादातर जो हो लेक्चर्स डालना हूँ। थैंक यू।